गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना कोविड-19 के संक्रमण के कारण पूरा संपूर्ण देश और अपना देश भारत संकट की घड़ी से जूझ रहा है और इस महामारी से सभी लोग ग्रसित हैं, साथ साथ बचने के उपाय सोच रहे हैं। ऐसे हालात में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर या कोई भी शैक्षणिक संस्थान बंद है और पढ़ाई पूर्णतः ठप है। तब ऐसी हालात में आइडियल कोचिंग सेंटर सोच रहा है, जो यूनाइटेड बैंक के एटीएम के ऊपर स्थित है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सोचा है। सरकार के आदेश के अनुसार उसका भी ऑफलाइन स्टार्ट होगा। 12 क्लास के लिए 10+2 के लिए केमिस्ट्री पेपर, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, हिंदी मीडियम, जिसमें घोल चैप्टर बताया जा रहा है। इससे परासरण दाब के बारे में कल बताया गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसको समझा दिया गया था। अब आगे के देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के परिभाषा भी दिए थे कि घोल पर आरोपित वह दाब जिसके कारण घोल का वाष्प दाब बढ़कर घोलक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बड़ी पाई PAI से सूचित किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है उसके बारे में कल बताया गया था, उसी बातें को हम लोग दोहराएंगे। फिर से जान लीजिए कि घोल का वह आरोपित बाहरी दाब जिसके कारण घोल का वाष्प दाब बढ़कर घोलक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे पाई के द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब देखना है कि इसमें जो घोल होता है वह 3 तरह का होता है। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है। तब आइसोटोनिक सॉल्यूशन पहले क्या है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं, उस प्रकार के घोल को कहते हैं जिसके प्रासरणी दाब एक ही ताप पर समान होता है, यानी घोल अगेन solution has also 3 types. पहला आइसोटोनिक, सॉल्यूशन। पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन
अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहते हैं? अभी वैसा घोल या वैसा घोल वैसा घोल जिसके जिसके परासरणी दाब एक ही ताप पर समान होते हैं। दूसरा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहला हो गया आइसोटोनिक, इसमें हो गया वैसा घोल जिसके परासरणी दाब एक ही ताप पर समान होते हैं। दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तब कहता है कि जैसे भी हम बताए पहला में कि वैसा घोल जिसके परासरणी दाब एक ही ताप पर समान होते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि ऐसे दो घोल को किसी भी अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित किया जाता है या एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उसमें परासरण की क्रिया लागू नहीं होता है, या ऐसे कहते हैं। इसमें एक लाइन और दे देते हैं, इसी में दे दिया, अर्थात ऐसे दो घोल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से न्यूरॉन द्वारा अलग किया जाए तो उसमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। ये होगी आइसोटोनिक के बारे में। मतलब वैसा घोल जिससे परासरणी दाब एक ही ताप पर समान होता है, या यूं कहें कि ऐसे दो घोल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग कर दिया जाए तो उसमें परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसे कहता है अगर किसी घोल की परासरणी दाब दूसरे घोल के परासरणी दाब
से कम होता है। दो घोलों के बीच तुलना कर दिया जाए, दो घोल है, दोनों घोल को तुलना करें, ये देखेंगे कि एक घोल का प्रासरणी दाब दूसरे घोल के प्रासरणी दाब से कम होता है, तो एक तो जरूर है ज्यादा है, ये होगा। तो कहता प्रथम घोल दूसरे घोल का हाइपोटोनिक और दूसरे घोल पहले घोल का हाइपरटोनिक रहेगा। यानी कहने का मतलब यह होगा कि दो घोलों के बीच तुलना किया जाए तो जरूरी होगा कि एक का प्रासरणी दाब मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे घोल के ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों भिन्न भिन्न होगा, एक का कम दूसरे का अधिक होगा। तब पहले घोल को हम लोग हाइपोटोनिक बोलेंगे और दूसरे घोल को हाइपरटोनिक बोलेंगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं, यदि दो घोल को एक दूसरे के प्रति तुलना किया जाए तो एक का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम होता है। तब कम ऑस्मोटिक वाले कम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले घोल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। दो हुआ। तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर जो लिखे हैं कि दो घोल के प्रासरणी दाब को एक दूसरे से तुलना किया जाता है, तब एक घोल का प्रासरणी दाब दूसरे घोल के प्रासरणी दाब से अंतर होता है, या तो कम होता है या अधिक होता है। तब जब कम हुआ तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, लेकिन जब अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसमें लिखना होगा यदि ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू
अधिक होता है तब उसे हाइपर टोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हो गया 3 तरह के ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर 3 तरह के हो गया सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तब इसके बाद देखना आगे है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका हिंदी होता अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक होता पारगम यानी परमिएबल, एक हुआ नन परमिएबल और एक हो गया सेमी परमिएबल। 3 टर्म यहां पर है। परमिएबल जिसके मतलब पूरा के पूरा पार कर जाना, कोई वैसा परत, वैसा झिल्ली जिससे पूरा के पूरा घोल है जो पार कर जाता है, उसको हम लोग परमिएबल कहते हैं, पारगम्य कहते हैं। लेकिन कुछ स्क्रीन या कहने का मतलब है कि झिल्ली वैसा होता है जिससे होकर बिल्कुल पार नहीं करता, घुल की मात्रा हो या घोला की मात्रा कुछ भी नहीं, तो वो हो गया नन परमिएबल। लेकिन एक होता है कि जिससे होकर के, जिस झिल्ली से होकर के घोलक पार करता है, घोल के अनुपार नहीं कहते हैं। घोलक अर्थात पानी, घुल के मतलब हो गया घुलने वाला, नवसाधन हो गया, शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गई, तो ये सभी घुल है, सॉल्यूट है। और पानी, ईथर, अल्कोहल, ये सभी जो हो गया सॉल्वेंट हो गया, जिससे सॉल्वेंट आसानी से पार कर सकता है, अणु के रूप में, आयन के रूप में, परमाणु के रूप में पार कर सकता है। लेकिन घुल पार नहीं करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं देखिए, उसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग सेमी परमिएबल। वैसा मेम्ब्रेन, वैसा मेम्ब्रेन जिससे होकर घोलक के अणु, आयन या परमाणु आसानी से आर पार करते हैं, आर पार करते हैं, सेमी परमिएबल घोलक के आर पार करते हैं। लेकिन घोल के अणु पार नहीं करता है,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यही हुआ वैसा मेम्ब्रेन जिससे होकर घोलक मतलब घोल में स्थित घोलक के अणु आयन या परमाणु आसानी से आर पार कर जाते हैं, उसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब जो पूर्ण रूप से पार कर जाए पूरा घोल तो उसको हम लोग परमिएबल कहेंगे। अब जिससे बिल्कुल नहीं पार होगा उससे हम लोग नॉन परमिएबल बोलेंगे। तो देख सकते हैं जब संपूर्ण सॉल्यूशन पार करता है तब उसे परमिएबल और नहीं पार करता है तब उसे नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। ये तो हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्या चीज? तो बहुत सा है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह व्यवहार करता है। जैसे में है पार्चमेंट पेपर, कुछ एनिमल्स हैं जिसके आवास है एस्टोमेक, अंडे जो होते हैं उसके झिल्ली, और इतना ही नहीं पोटेशियम फेरोसाइनाइड देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे पार्चमेंट पेपर, दूसरा एस्टोमेक, और एनिमल, और तीसरा एग्स कवर। ये तीनों जो हो गया इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में हो गया, या केसिन के रूप में कॉपर Cu2 Fe Cn होल 6 कॉपर फेरो
साइनाइड, ये चारों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मतलब समझ गए कि ये वैसा झिल्ली है जिससे हो करके आप घोल को प्रवाहित करें तो संपूर्ण घोल तो नहीं, लेकिन घोलक की मात्रा आसानी से आर पार कर सकता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं कि समुद्री जल, एग्जाम्पल के जो वो एक्सपेरिमेंट के रूप में जो पराशरण दाव बता दिए थे, तो इसको मापने के कौन कौन से विधि हैं, पराशरण दाब के मापने के विधि कैसे हम माप सकते हैं इसको। तो एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है बर्कले एंड हार्टले। यही एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक मिलकर के ऑस्मोटिक प्रेशर का मेजरमेंट किया था। अब इस उसी मेथड के द्वारा किस प्रकार से मापेंगे वो देखते हैं। तब मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर या मेथड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। मेथड ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब प्रसरण दाब मापने के विधि। इसको बता वही बोल रहे थे, सर्वप्रथम इसको मापा था बर्कले नामक वैज्ञानिक ने, हार्टले हार्टले नामक वैज्ञानिक ने। तब इसका नाम है बर्कले एंड हार्टले मेथड। तो लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मापने की अनेक मेथड है, अनेक मेथड जिसमें बार्कले एंड हार्टले मेथड प्रमुख। बर्कले एंड हार्टले मेथड प्रमुख है। इसमें होता क्या है देखिए, इसमें एक टंकी रहता है, चित्र देख लिया जाए।
देखिए इसमें ये एक टंकी है, ये जो दीवार होता है ऊपर तक रहता है, ये दीवार ऊपर तक रहता है, इसमें लगा रहता है एक पिस्टन जिस पर दबाव पी है। इसमें रहता है घोल, इसमें भी रहता है घोल, और इसमें रहता है जल, ये है जल। अब इधर से जल डालने के लिए बना रहता है, और ये है केस में केस में। अब ये है घोल, ऊपर भी है घोल। देखिए इसमें होता क्या है समझिए। ये जो है एक टंकी है जो 3 भागों में बटा रहता है, डिवाइड क्या रहता है, एक ऊपर का भाग, एक बीच का भाग और एक नीचे का भाग। ऊपर के भाग को हम ए बोले हैं, इसको हम लोग बी बोल सकते हैं और इसको हम लोग सी बोल सकते हैं। अब भाग ए और सी में घोल रहता है और बीच वाले भाग में जल रहता है। इसके बाद क्या किया जाता है, इधर से जल को भर देते हैं और एक केस नली से जोड़ देते हैं। सभी के लेयर को नोट कर लिया जाता है। देखते हैं कुछ समय के बाद कि इससे जल है जो इसमें चल जाता है और इसमें जल है जो इससे चल जाता है। यही क्रिया होती है, यानी क्योंकि ये जो बना होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहता है, यानी ये जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ऊपर ए भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ए भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दोनों है। तो जब हम पानी को इसमें भर देते हैं, दोनों किनारे पर घोल ले लेते हैं और उपकरण को छोड़ देते हैं 2 घंटे के लिए, तो देखते क्या कि इन दोनों से, इससे भी और इसमें भी, दोनों में जल की मात्रा है जो प्रवेश करता है, घोलक की मात्रा प्रवेश करता है। तो पहले बोल देते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि घोलक घोल मन सांद्र घोल में कम सांद्र घोल का घोलक प्रवेश करता है। तो जल है वो घोलक है,
वो दोनों में जाता है, इधर भी एक तरफ भी बी के तरफ भी। इसके कारण इसमें जो सतह होती है, एक निश्चित सतह, वो निश्चित सतह नीचे की ओर आ जाता है। फिर पिस्टन से एक दाव लगाते हैं हम नीचे की ओर। जब दाव लगाते हैं तो जो घोलक इसमें जा रहा था और इसमें जा रहा था, ये जाना बंद हो जाता है। तो जब घोलक ए और बी में जाना बंद हो जाएगा, तब यह जो लेयर सतह जो नीचे की ओर आ रही थी, वो सतह और नीचे आना बंद हो जाएगा। जिसको हम लोग नोट कर लेंगे और ज्ञात कर लेंगे प्रासरण दाब का मान। फिर सुन लीजिए किस ढंग से ज्ञात कर सकते हैं मान। प्रासरण दाब का मान ज्ञात करने के लिए बर्कले एंड हार्टले मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बड़ा पात्र लिया जाता है जो 3 भागों में बटा रहता है, ए, बी और सी। 3 भाग हो गया, ए भाग, बी भाग और सी भाग। ए और सी भाग में घोल रहते हैं और बी भाग में शुद्ध जल भरे रहते हैं, और ये अलग अलग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा रहता है। तब जल भरने के बाद केश नली में एक निश्चित क्षेत्र तक जल ऊपर चढ़ा रहता है। 2 घंटे तक इसे यूं ही छोड़ देते हैं। तब पाते हैं क्या कि बी से जल ए की तरफ और सी की तरफ प्रवेश कर लेता है। क्योंकि जल एक घोलक है, एक प्रकार का घोलक है, तो ए में भी जाता है और सी में जाता है। जल की मात्रा की कमी हो जाती है। जब कमी हो जाता है तो केश नली में जो चढ़ा हुआ था एस तक पारा, वो गिरकर एस 1 तक चला आता है। अब क्या करते हैं, इस पठन को नोट कर लेते हैं। कितना तक प्रारंभिक पठन कितना तक था, फिर पठन कितना तक आया। अब पिस्टन पी से दबाव डालते हैं। जब दबाव डाला जाता है तब जो प्रासरण की क्रिया था, ऑस्मोसिस की क्रिया था, वो रुक जाता है, यानी जल ए और सी में जाना बंद हो जाता है। तब पुनः ताप को नोट कर लेते हैं। आई नोट कर करके कैलकुलेशन कर करके ऑस्मोटिक प्रेशर का मान को ज्ञात कर दिया जाता है। तो इसी मेथड द्वारा, यानी बर्कले एंड हार्टले मेथड के द्वारा हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का मान ज्ञात करते हैं। समझ में आ गया होगा पूर्ण रूपेण। तो इसको डील चित्र के अनुसार स्वयं करना है। हम आगे की ओर देखते हैं। अब इस ढंग से अगले घंटे में प्रासरण दाब के नियम के बारे में देखेंगे उसमें, और इसको यहीं तक रहने देते हैं। बर्कले एंड हार्टले मेथड जो था, इसको स्वयं आप लोग डील कर लीजिएगा। कई बार हमने बता ही दिया है इसको डिटेल में। फिर अगले घंटी होगी 4 बजे नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।